Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history, grade 7. Dear students, as you all know, in previous video we have taken some information about chapter number 4. In this video we are going to take information of the remaining part of the lesson. Okay, देखिए अब रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और पॉइंट है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर और वो कैसा था जब 17th सेंचुरी शुरू थी। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। अब जो मुगल साम्राज्य था उसका जो विस्तार था, उसका जो एक्सपांशन था वो बहुत बढ़ गया था। उसके पास जो वेल्थ थी, वो जो प्रॉपर्टी थी, वो भी बढ़ चुकी थी, वो एक्सटेंड हो चुका था। बट दीज सेम विजिटर्स वेयर ऑल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total of 8000। अब जो मनसबदारी की जो प्रथा शुरू थी, मनसबदारी की जो सिस्टम थी, तो मनसबदारी की सिस्टम में क्या था, मनसबदार्स वेयर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8000। यानी कि जो कुछ भी चीज़ें थी वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो चुकी थी, यानी कि असलियत में कुछ और जो भी कुछ दिखाने का जो चीज़ें थी वो अलग थी। यानी कि रेवेन्यू वसूल करने में, यानी कि वेल्थ को जमा करने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती थी उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया था। और नंबर्स में जो मनसबदार थे वो कितने दिखाए गए थे, 445 आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000, लेकिन एक्चुअल में कितने थे, 8000। दिस स्मॉल नंबर a mere 5.6% of the total number of mansabdars। ये कितना परसेंट था, 5.6%। received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। देखिए मनसबदारों को क्या मिलता था, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire। यानी कि जो मनसबदार थे, जो सेनापति रहते थे, अलग अलग रीजन को संभालने वाले लोगों को उनको जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी आर्मी संभालने के लिए, जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर सैलरीज प्रोवाइड करने का काम जो था, वो उनको जो रेवेन्यू मिलता था वो रेवेन्यू के मुताबिक सैलरीज नहीं दे पाते थे, या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको जितने इकोनॉमिक की या फिर वेल्थ की ज़रूरत रहती थी उतनी वेल्थ या फिर उतना पैसा या फिर उतना मनी उनको नहीं मिल पाता था, या इसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑफ सैलरीज एंड गुड्स। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasant and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional sources, tools and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal group, the merchants and the bankers profited in this economic वर्ल्ड। अब क्या हो गया उन समय में, देखिए जो एक्सपेंडिचर था, जो या फिर जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्री यानी कि आर्टिजन्स और पीजेंट्री यानी कि किसान या फिर व्यापारी या फिर जो भी कुछ क्राफ्ट पर्सन रहते थे, कुछ लोग ऐसा व्यापार जो करते थे, गुड्स को तैयार करते थे, उनके द्वारा जो भी कुछ प्रोड्यूस मिलता था वो प्रोड्यूस रेवेन्यू के तौर पर, रेवेन्यू के रूप में किससे दिया जाता था, जो मनसबदार लोग रहते थे उनको दिया जाता था, उनको एडिशनल रिसोर्स मुहैया कराया जाता था। जो उनमें कुछ वेल्थ रहती थी या फिर टूल्स की सप्लाईज होती थी, और टूल्स किस लिए सप्लाई की जाते थे, जो भी कुछ प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि उन दिनों के जो भी कुछ पीजेंट रहते थे या फिर किसान रहते थे या फिर जो भी कुछ आर्टिजन्स रहते थे, जो लोग व्यापार करते थे, मर्चेंट रहते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मनसबदारों को मिले, इसका एक प्रयास उन दिनों में किया जाने लगा। द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। और उन दिनों में मर्चेंट्स जो थे, बैंकर्स जो थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, इसमें मुनाफा हुआ।
The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them extremely powerful group of people in the late 17th century. और ये जो है इन बातों से क्या हो गया, वेल्थ उनके पास बहुत ज़्यादा जमा हो गई और रिसोर्सेस जो थे, संसाधन जो है वो उनके पास आने लगे, इसलिए वो क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होने लगे, ज़्यादा पावरफुल होने लगे. कब, इन 17th century. As the authority of Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. अब जो मुगलों का जो प्रोविंसेस है या फिर उनका जो उनकी जो कमांड है, उनकी जो पावर है, वो कहाँ तक पहुंच गई थी, हैदराबाद और अवध जिसे कहा जाता है, वहां तक वो लोग फैल गए. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. जो मुगलों की पॉलिसी थी, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है, वो हम चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा, उसमें उसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए. तो देखिए यहाँ पर किंग्स एंड क्वींस जो हमारा एल्सवेयर है, इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको देखते हैं. चलिए. देयर वेर सेवरल ग्रेट मोनार्च ऑल नियर कंटेम्पोररीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन 16th century. तो देखिए बहुत सारे जो मोनार्च यानी जो बहुत सारे सम्राट जो है वहां पर हो गए थे, यहाँ पर जो हमने लेसन में पढ़ा है. ठीक है. दिस इंक्लूड्स द रूलर ऑफ ओटोमन टर्की. ओटोमन टर्की नाम का एक जो सम्राट है वो उसका एक समावेश है सुल्तान सुलेमान जो है, जिसका पीरियड है 1520 to 1566. ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इन यूरोप. जो उसका रूलिंग पीरियड था, उसका जो उसने जो रूल किया था उस कार्यकाल में, वो वहाँ उसका जो साम्राज्य था उसका एक्सपांशन कहाँ तक हुआ था, विस्तार कहाँ तक हुआ था, यूरोप. सीजिंग हंगरी एंड ब्लेसिंग ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया तक. हिज आर्मीज ऑल्सो सीज्ड बगदाद एंड इराक. जो ओटोमन है टर्की, उसकी जो आर्मी है उन्होंने कहाँ तक अपने पैर फैलाए थे, बगदाद और इराक तक. मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ऑल द वे इनटू मोरक्को एक्नॉलेज्ड ओटोमन अथॉरिटी. अब बगदाद से लेकर इराक और इराक से लेकर अफ्रीका, मोरक्को और जो है इन सारे प्लेसेस पे क्या समझा जाने लगा कि ओटोमन की अथॉरिटी है, उसके राइट्स वहां तक है, वहां तक उसका जो साम्राज्य है, साम्राज्य विस्तार उसका वहां तक हो चुका है. सुलेमान ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी. अब सुलेमान जो है उसने क्या किया, ओटोमन नेवी, उसकी जो आर्मी है उसको स्थापित किया. इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉड द नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन. अब उसकी जो स्पर्धा है, उसका जो कंपटीशन है या फिर जो राइवल हम बोल सकते हैं, वो किसके साथ हो गया, वो स्पेन के साथ. उसकी कंपटीशन जो है स्पेन जो है, स्पेन कंट्री के साथ शुरू हो गई. स्पेन में जो एम्परर था, सम्राट था, उसके साथ उसकी कंपटीशन शुरू हो गई. इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पोर्तुगीज. अरेबियन सी में उसने पोर्तुगीज जो थे उनको चैलेंज किया. द मोनार्च वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी. और वो जो सम्राट था उसे कौन सा टाइटल दिया गया, कौन से नाम से जाने लगा, अल कानूनी, द लॉ गिवर, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस कानून पास ड्यूरिंग हिज रीन. उसका जो पीरियड था, उसका जो कार्यकाल था, उसने जो काम किया, उसने बहुत सारे जो कानून थे, बहुत सारे जो लॉ थे, वो क्या किए, पास किए. ठीक है. इसलिए उसे एक टाइटल दिया गया था अल कानूनी. ठीक है, मीन्स लॉ गिवर. दीज वेयर एम्ड to standardize administrative procedures throughout the expanding domains of the empire and specifically to protect the peasantry from forced and extraordinary taxes. अब ये जो सुलेमान था, ये सुलेमान ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे लॉ पास किए थे, बहुत सारे ऐसे कानून जो पास किए थे, जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्री थी, जो गरीब किसान रहते थे, किसानों की तरफ से जो भी कुछ टैक्सेस ज़बरदस्ती से वसूला जाता था, उनके रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए, कुछ कायदे कानून, कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन के थ्रू जो भी कुछ प्रोसीजर्स रहती थी उनके द्वारा चलाया जाता था. Later in the 17th century when public order declined in the Ottoman domains,
द reign ऑफ सुलेमान कानूनी was remembered as a period of ideal governance। और ये जो सुलेमान कानूनी का जो पीरियड था, इसे एक आइडियल गवर्नेंस जो है, एक जो आइडियल होता है, जो आदर्श गवर्नेंस होता है, उस हिसाब से लोग उसे याद करते थे, उसे देखते थे। क्योंकि उस वक्त लोगों से जो जबरदस्ती टैक्स वसूलने का काम किया जाता था, रेवेन्यू वसूल करने का काम किया जाता था, उसके विरोध में ये जो सुलेमान था, उसने क्या किया था, इस सम्राट ने बहुत सारे कायदे कानून, नियम और जो रूल्स थे वो बनाए थे। इसलिए उसका जो पीरियड था, उसका जो कार्यकाल था, उसे एक आइडियल गवर्नेंस के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड आउट मोर अबाउट अकबर्स कंटेम्पररीज, द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ 1558 to 1603, द सफाविद रूलर ऑफ ईरान शाह अब्बास 1588 to 1629, and the more controversial Russian ruler Caesar Ivan IV Vasilievich, also called Ivan the Terrible, उसका पीरियड है 1530 to 1584। ये जो ऊपर नाम दिए गए, इनके बारे में आपको क्या करना है, जानकारी देनी है। As this way students, we have completed our chapter number 4, और इस पर डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।